चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 लेंस से संबंधित है। इससे पहले 5 पार्ट बन गया है, आज इसका लास्ट पार्ट है और इस लास्ट पार्ट में आज ये चैप्टर एकदम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग है आपकी आती है रेखीय आवर्धन और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में, 100% बनता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होती है। रेखीय आवर्धन की परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होती है, वस्तु की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई u तथा प्रतिबिंब की लंबाई v के अनुपात को प्रतिबिंब की लंबाई v के प्रतिबिंब को किससे दिखाते हैं, v से। v के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रेखीय आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर परिभाषा में पूछेगा तो हम सीधे लिखेंगे कि वस्तु की लंबाई u तथा प्रतिबिंब की लंबाई v के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को प्रदर्शित किससे करते हैं, यम से। रेखीय आवर्धन को स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर प्रदर्शित करते हैं इसकी डिफिनीशन लिखे जाए, यानी कि अगर हम लोग हिंदी में लिखना चाहें तो रेखीय आवर्धन यम बराबर आवर्धन स्मॉल यम बराबर, यहाँ पे हो जाएगा, पहले कौन आएगा, वस्तु की लंबाई आएगी कि प्रतिबिंब की लंबाई, पहले आएगी प्रतिबिंब की लंबाई। पहले किसकी लंबाई आएगी, प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग किससे दिखाते हैं, v से, तथा वस्तु की लंबाई, किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम लोग किससे दिखाते हैं, u से। यानी कि अगर हम अपने मन से बनाना चाहें तो वही लिखे हैं कि वस्तु की लंबाई u तथा प्रतिबिंब की लंबाई v के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है और जो वस्तु होती है वो कहाँ लिखा जाता है, नीचे। अगर हम यहाँ से m बराबर लिखें तो ये m बराबर हो जाएगा v/u, और यही रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, रेखीय आवर्धन का। तो हम लोग डिफिनीशन में बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। बात समझ में आता है। अगर यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये हमारे लिए लेंस के लिए है, ये किसके लिए रेखीय आवर्धन है, लेंस के लिए। फोन आओ तो कैमरे में, लेंस के लिए है। ठीक है, चलिए हम लोग देख रहे थे, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि m बराबर v, m/u किसके लिए है, लेंस के लिए। अगर यही दर्पण के लिए होता तो दर्पण के लिए इसके बीच में हम लोग क्या लगा देते थे, माइनस। अगर कहीं पे माइनस इसके बीच में लगा है तो वो किसके लिए रेखीय आवर्धन है, दर्पण के लिए। किसके लिए है, दर्पण के लिए। और लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। बात समझ आओ तो, यहाँ तक बात लिख लो, आगे चला जाए रेखीय आवर्धन के बाद। चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। इसमें नोट करके लिखा जाता है, क्या, पहला नोट है कि यदि किसकी, यदि वस्तु की, बोलो मत बेटा, वस्तु की लंबाई अगर कम आती है किससे, प्रतिबिंब की लंबाई से। किससे कम आती है, प्रतिबिंब की लंबाई से। प्रतिबिंब की लंबाई, इधर ध्यान सुनो, जिसके तरफ ही मुंह खुला रहा तो बड़ा होता है, यानी कि कौन बड़ा है, प्रतिबिंब, और वस्तु कैसी है, छोटी है। जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ा होगा तो वहां जो यम आएगा वो यम बड़ा होगा किससे, 1 से। वो किससे बड़ा होगा, 1 से। लिखा रहेगा कॉपी में कि यम बड़ा है किससे, 1 से। जब यम 1 से, यानी कि जब रेखीय आवर्धन का मान 1 से अधिक आता है तो वहां पे प्रतिबिंब की लंबाई कैसी हो जाती है, बड़ी। कैसी हो जाएगी, बड़ी। यानी कि अगर रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा आता है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, अधिक होगी। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, अधिक। अधिक के लिए ये लगा है। फिर दूसरे में कहता है कि वस्तु यदि बड़ा है किससे, वस्तु की लंबाई यदि बड़ी है, किससे बड़ी है, प्रतिबिंब की लंबाई से। किसकी लंबाई से, प्रतिबिंब की लंबाई। यदि वस्तु की लंबाई बड़ी है किसकी लंबाई से, प्रतिबिंब की लंबाई से, तो जो रेखीय आवर्धन का मान आता है वो 1 से क्या आता है, कम आता है। 1 से कैसे आएगा,
कम। और एक था ऐसे रटला, प्रतिबिंब की लंबाई ज़्यादा तो रेखीय आवर्धन के मान ज़्यादा, प्रतिबिंब की लंबाई कम तो रेखीय आवर्धन के मान कम। समझ में आ गया तो बात। फिर अगला है बेटा, यदि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों बराबर आ जाएं, प्रतिबिंब की लंबाई दोनों क्या आ जाएं, प्रतिबिंब की लंबाई दोनों आपस में बराबर आ जाएं। अगर बराबर आ गए तब क्या होता है, उसके लिए दोनों के मान यानी कि यम का मान जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 1 का। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। यदि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई से जो छोटी आती है, मतलब प्रतिबिंब में बड़ा बक ना बड़ा, जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहता है वो कैसा रहता है, बड़ा, वो क्या रहता है, बड़ा। तो प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है तो यम का मान 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। यदि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई से अधिक है तो यम का मान 1 से क्या आएगा, कम आएगा। यदि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर है तो दोनों के मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। समझ में आता है तक बात। चलो, ये पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका 7-8 स्टार ऐसे लगा लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। हाँ, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ये दे देगा कि प्रतिबिंब की लंबाई यदि अधिक है तो रेखीय आवर्धन का मान कितना होगा। ठीक है, यानी कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई ज़्यादा आएगी तो रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा आएगा। यदि प्रतिबिंब की लंबाई कम आएगी तो रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम आएगा। यदि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर होंगी तो यम बराबर किसके आ जाएगा, 1 के। किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। ये तो बात समझवा दो। और एक बात सुन लो, जैसे यहाँ पे रेखीय आवर्धन 2 रूपों में आ सकता है, या तो एक में आएगा प्लस में, एक तो आएगा किसमें, माइनस में। एक होगा धनात्मक, एक कैसा होगा, धनात्मक, और एक क्या होगा, ऋणात्मक। दूसरा कैसा होगा, ऋणात्मक। अच्छा ये बताओ, अगर रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक आता है तो कैसा होगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा कि आभासी होगा, कैसा प्रतिबिंब होगा, कैसा प्रतिबिंब होगा। जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, ये कैसा दर्पण है, अब मतलब लेंस की बात चल रही है यहाँ पे किसकी बात चल रही है, लेंस की। मान लो ये दर्पण है, अगर यहाँ से इस तरफ वस्तु यहीं रखी जाती थी, अगर इस तरफ इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो इस तरफ किस में ली जाती थी दूरियां, धनात्मक में। अगर जब धनात्मक में कोई प्रतिबिंब बनता था वो कैसा बनता था, वास्तविक। कैसा बनता था, वास्तविक। वास्तविक तथा कैसा बनेगा, उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। जब ऋणात्मक बनेगा वो तो प्रतिबिंब इस साइड बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा, दोनों ये एकदम रट लेना कि यदि रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यदि रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी तथा कैसा बनेगा, सीधा। हमने बता भी दिया कैसे बन रहा है। ठीक है, लिख लो इतना, फिर आगे चले। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, जैसे जो लेंस होता है, जैसे कुछ लेंस अपसरित करते हैं और कुछ लेंस कैसे करते हैं, अभिसरित। वो कौन सा लेंस है जो किरणों को बटोरता है, कौन सा लेंस है वो, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किरणों को क्या कर देता है, बटोर के एक स्थान पे कर देता है। और अवतल लेंस जो होता है वो किरणों को क्या कर देता है, किरणों को ये क्या कर देता है, फैला देता है। यानी कि जो लेंस होता है, कोई लेंस किसी भी किरण को कितना बटोर रहा है और कितना फैला रहा है, उसकी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। यानी कि लेंस की अभिसरित व अपसरित करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। ठीक है, तो वही डिफिनेशन है इसकी। किसी लेंस द्वारा अभिसरित, कैसे करने पर, अभिसरित। और अभिसरित को हम लोगों ने ठेस भाषा में क्या बोला था, अभिसरित मतलब बटोरना, अपसरित मतलब बटोरना। यानी कि किसी लेंस द्वारा अभिसरित व अपसरित, अपसरित मतलब क्या होता है, फैलाना। अपसरित मतलब क्या होता है, फैलाना। अपसरित करने की क्षमता को, करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। एक बार ध्यान से फिर से सुन लो। किसी लेंस द्वारा किरणों को बटोरना या फैलाने की क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम लोग किससे दिखाते हैं,
लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? पावर। P मतलब क्या होता है? पावर। P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, जो लेंस होता है, लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नोट में हम करके लिखेंगे यहाँ पे नीचे, जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? व्युत्क्रम के बराबर होती है, एक बार ध्यान सुन ले। जैसे यहाँ पे P लिखा गया है, ये लेंस की क्षमता है, बराबर 1/, कह रहा है इसके व्युत्क्रम यानी कि F के बराबर होती है। P जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/, फोकस के, 1/, फोकस के। और ये फोकस किस में लिखा गया है? मीटर में। ये फोकस किस में लिखा गया है? मीटर में। यदि मीटर में फोकस दिया गया है तो उसके लिए फार्मूला यह होता है, अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो P बराबर हो जाता है, ऊपर 100 से गुणा करा देंगे और नीचे F ही रहेगा। ऊपर 100 से गुणा करा देंगे और नीचे कितना हो जाएगा? F। ये किस में चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में। किस में चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में। बात समझ तो? यदि कोई चीज़ मीटर में पूछी जाती है तो ये क्षमता बराबर 1/F मीटर में रहेगा। यदि सेंटीमीटर में दिया गया है तो P बराबर 100/F हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक बात? तो वही कह रहा है कि जो लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी के किसके बराबर होती है? व्युत्क्रम के। व्युत्क्रम मतलब समझा था ना? जैसे अगर हम A अनुक्रमानुपाती B लिख दें, A अनुक्रमानुपाती B, इसका मतलब क्या होता है? जैसे A अनुक्रमानुपाती B लिखा हुआ, यानी कि जितना B बढ़े उतना जितना A बढ़ेगा उतना B अपने आप बढ़ जाए, जितना A घटे उतना B अपने आप क्या हो जाए? घट जाए। और व्युत्क्रमानुपाती इसका उल्टा होता है, A व्युत्क्रमानुपाती B, व्युत्क्रमानुपाती B। इसका मतलब क्या होता है? जैसे लिखा हुआ A व्युत्क्रमानुपाती 1/B, एक मतलब होता है जितना A को बढ़ाओगे उतना B अपने आप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वैसे यहाँ पे सेम हो रहा है, जितना आप लेंस की क्षमता को बढ़ाओगे उतना फोकस दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जितना आप लेंस की क्षमता को घटाओगे उतनी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उल्टा होता है। ठीक है, इतना लिख लो फिर हम लोग आगे चलें। अच्छा, एक चीज़ और इसमें लिखना है, लेंस का मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसको हम D से लिखते हैं, डायोप्टर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेंस का मात्रक पूछा जाता है, लेंस का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, चलो अगली हेडिंग है लेंस की संयोजन क्षमता। लेंस की संयोजन क्षमता क्या होती है? जब कई लेंस सटाकर एक दूसरे से रख दिए जाएं, तो लेंस की जो क्षमता होती है, जैसे हम लोग लेंस की क्षमता को किससे दिखाते हैं? P से। तो ये सभी के योग के क्या होती है? बराबर होती है। सभी के, यानी कि P1 + P2 + P3 + P4। यानी कि लेंस की संयोजन क्षमता क्या होती है? जब ढेर सारे लेंसों को मिलाकर एक में सटा के एक लेंस को रखा जाता है तो उन लेंसों का बीजगणितीय योग उसकी क्षमता के क्या होता है? बराबर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस की संयोजन क्षमता। लिख दे रहे हैं, जब अनेक लेंसों को एक दूसरे से सटा कर रखा जाता है। एक दूसरे से कैसे रखा जाता है? सटा कर रखा जाता है। तो उन सभी लेंसों की क्षमताओं का बीजगणितीय योग। क्षमताओं का कौन बोल रहा है? क्षमताओं का बीजगणितीय योग लेंस की कुल क्षमता के बराबर होता है। लेंस की कुल क्षमता के क्या होता है? बराबर होता है। हम लोग क्या बोले हैं? जब अनेक लेंसों को सटा कर रख दिया जाए, जैसे मान लो ऐसे ये उत्तल लेंस है, ऐसे एक उत्तल लेंस और सटा दें, ऐसे एक उत्तल लेंस और सटा दें, ऐसे एक उत्तल लेंस और सटा दें। यदि हम पूछें कि इन सटाए गए सभी लेंसों को मिलाकर क्षमता बताओ, तो ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, ये P3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा?
P4, यानी कि कुल क्षमता को P से दिखाएंगे और वो सभी के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस की संयोजन क्षमता, यानी कि जब ढेर सारे लेंसों को एक दूसरे से सटा कर रख दिया जाता है तो उनकी सभी क्षमताओं का योग कुल क्षमता के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लिख लो फिर हम लोग आगे चलें। इधर देखो, अगला है उत्तल लेंस व अवतल लेंस की हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं। पहली पहचान करते हैं स्पर्श करके। पहली पहचान कैसे करके, स्पर्श करके। और दूसरी तरीके से पहचान हम लोग प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर। इधर देखो ध्यान से, प्रतिबिंब देखकर, ठीक है। जैसे हम लोग स्पर्श करके कैसे पता पाते हैं, हमने शुरू में बता दिया था कि ऐसा लेंस जो छूने पर किनारे पर कैसा होता है, पतला, किनारे पर कैसा होता है, पतला, और बीच में कैसा महसूस होता है, मोटा, बीच में कैसा महसूस होता है, मोटा, उसको हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस। यानी कि जो छूने पर किनारे पर पतला तथा बीच में कैसा होता है, मोटा, उसको हम कौन सा लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। इसका थोड़ा सा उल्टा, यदि ऐसा लेंस जो छूने पर किनारे पर कैसा होता है, मोटा, किनारे पर कैसा होता है, मोटा, यहाँ पे भी मोटा होता है, और बीच में कैसा होता है, पतला, बीच में पतला होता है, उस लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलेंगे, अवतल लेंस। ध्यान सुनो बेटिया, बोलो मत ही दाद दिन बाबा। स्पर्श करके हम लोग कैसे महसूस करेंगे, यदि छूने पर किनारे पर पतला है और बीच में मोटा है, उसको हम कौन सा लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। यदि छूने पर किनारे पर मोटा है, बीच में पतला है, उसको हम लोग कौन सा लेंस बोलेंगे, अवतल लेंस। और वैसे प्रतिबिंब देखकर कैसे बता सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे कोई वर्ड लिखा गया है, ABCD लिखा गया है, ABCDEFGH। अगर हम लेंस लें, मान लो ऐसे लेंस लिए हैं, ये मान लो लेंस है, अगर इस लेंस को इस पर रख कर अगर ऊपर ले जाने पर अक्षर बड़े बड़े दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े। यदि इसको ऊपर ले जाने पर अक्षर बड़े बड़े दिखाई देते हैं तो वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस। यानी कि जब हम किसी अक्षर को से ऊपर की तरफ लेंस को ले के जाते हैं, यदि अक्षर बड़ा दिखाई देता है तब वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल। यदि ऊपर ले जाने पर अक्षर छोटा दिखाई दे रहा है तब वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। ठीक है, ऊपर ले जा, ऐसे 60 में लिख दे रहे हैं, ऊपर ले जाने पर अक्षर बड़ा दिखाई दे, अक्षर कैसा दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे, तो कौन सा लेंस होगा, दिखाई दे तो उत्तल लेंस होगा। कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस। इसका उल्टा, यदि ऊपर ले जाने पर छोटा दिखाई दे, ऊपर ले जाने पर कैसा दिखाई दे, ले जाने पर अक्षर कैसा दिखाई दे, छोटा, अक्षर कैसा दिखाई दे, छोटा, तो वह कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। इसी में हमें वो एक हेडिंग और करवा दे रहे हैं, लेंस का उपयोग, लेंसों का उपयोग, लेंस का उपयोग। और ये चैप्टर आज लेंस वाला खत्म। लेंस का उपयोग, लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष को दूर करने में। किस में होता है, पहले तो निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष को दूर करने में। जिसके नजदीक और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लेंस का। दूर दृष्टि दोष के लिए, और जैसे घड़ी उड़ी बनवाने जाते हो तो एक कैसे छोटा लेंस ले रहा था, लोग छोट छोट पुर्जा देखते हैं कि ना देखते हैं, देखते ना। यानी कि घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में भी लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखने में, अब मैं पीठ दे बोला था, देखने में। अगला हम किस में प्रयोग करते हैं, जो डॉक्टर लिखा रहता है, जो उन्हें आँखियों की चेक करते हैं, जो कानों डार के चेक करते हैं, ऐसे ले रहा था ना, छोट कैसे इतना बड़ा। तो जो डॉक्टर नाक कान आँख, डॉक्टर नाक कान आँख को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करता है, चेक करने के लिए लेंस का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, लेंस का प्रयोग करता है। अब ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ, हम लोग अगले चैप्टर पे पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो, इतना जल्दी से लिखो।